गिफ्टिंग को तनाव मुक्त और स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसका नाम है शुभकामनाएं। इस मौके पर भारत मंडपम में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी संबोधन दे रहे हैं, सुनिए। कि ये कोई भी समस्या है उसके सोल्यूशन गिवर हैं, सोल्यूशन उसका जरूर निकालते हैं। और इनका सक्सेस रेट जो है 99 नहीं, मैं 100% मानता हूँ कि 100% टाइप इनका सक्सेस रेट है। और बेसिकली शुभकामनाएं शब्द जब इन्होंने मुझसे जिक्र किया था तो मैंने बोला कि ये शब्द बहुत ही सुंदर है। आमतौर पर हम कुछ बहुत अलग ढूंढने के चक्कर में कुछ आड़ा तिरछा ढूंढ लेते हैं। कॉमन थिंग्स आर वेरी अनकॉमन। वॉल्टेयर एक थिंकर हुए, उनका एक कथन है कि कॉमन थिंग्स आर वेरी अनकॉमन, कि सहज सामान्य बात को ढूंढना और उसको सहज सामान्य तरीके से कहना एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक बहुत बड़ा गुण है। और हर आदमी सोचता तो है लेकिन कह नहीं पाता। और जो स्टार्टअप की दुनिया है, मैं कह सकता हूं कि शुभकामनाएं मनोज जी की बहू प्रेरणा ने बहुत ही अच्छा शब्द चुना और बहुत अच्छे भाव से चुना। और मनोज जी का पूरा परिवार बहुत ही सात्विक परिवार है। जैसे आम दिनों में बड़ी एक छोटी सी बात बोलूं कि जैसे मैं लेट नाइट वाला आदमी हूं, चूँकि पूरा जीवन मीडिया में काम किया, 29 साल मैंने अपने करियर के पूरे किए 16 नवंबर को, तो मैं 2 बजे से पहले कभी नहीं सोता। और मैं किसी को कभी भी फ़ोन लगा देता हूं, मनोज जी को 11 बजे के बाद नहीं लगाता, मुझे पता है कि ये सो रहे होंगे। तो नियम के भी बड़े पक्के आदमी हैं। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो मनोज जी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम तो आपको परमात्मा ने नवाज के भेजा था, ये काम आप शुरू कर रहे हैं तो ये काम भी आपका बहुत सफल होगा, क्योंकि शासन वही करता है जो अनुशासन में होता है। जिसके पास कोई अनुशासन नहीं होता वो एक पन्ने के ऊपर भी शासन नहीं कर सकता, एक फुल पन्ना भी ठीक से नहीं लिख सकता। तो शुभकामनाएं के बारे में कुछ मैं बोलने के लिए, चूंकि मैंने अपने जीवन में कभी कोई लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ा बचपन से लेकर आज तक, तो मैं कुछ जरूर आप लोगों को बोलूँगा जो आप लोग आज याद करके जाइएगा। और जो मेरे विचार में आ रहा है वही बोलूँगा, स्पॉन्टेनियस। बेसिकली जो पूरे समय को, मतलब इतिहासकारों ने 3 लाख साल की हिस्ट्री जुटा के रखी है। और 3 लाख साल पहले ये मानना है लिखने वालों का, बताने वालों का, कि जब आदमी आदमी के रूप में आया था लेकिन जानवरों जैसा ही था। तब ऐसे कोट पैंट पहनने के लिए नहीं थे, सामान्य कपड़े भी नहीं थे, जैसे आम जानवर रहते थे वैसे वो भी रहता था। बस अंतर इतना हुआ कि बाकी जानवर 4 हाथों माने 4 पैरों पे चलते थे, आदमी खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया तो विज्ञान ये बताता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही पूरा सौर मंडल, पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। ये जो पूरा सिद्धांत है वो डायलेक्ट्रिकल है, द्वंदात्मक है। यानी पृथ्वी आसमान में लटकी हुई है, अगर किसी दूसरे ग्रह से या चंद्रमा से जाके देखे तो लगेगा कि बड़ा गोला लटका हुआ है, लेकिन पृथ्वी के सामने हमारा आकार चींटी के आकार से भी छोटा है। इसलिए पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना तेजी से चल रही है हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, भूकंप आता है तो जरूर थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जो हमारा जीवन का पूरा जो कालखंड है उसको लोगों ने 5-7 हिस्सों में बांटा। तो पहला हिस्सा जो बांटा वो गैदरर्स हंटर्स के युग में बांटा। उसके बाद हम शुभकामनाएं तक कैसे पहुंचे वहां आता हूं मैं। तो पहला जो युग था कि आदमी सूर्यास्त होने से पहले पेड़ों पे चढ़ जाता था, वो सबसे निरीह और कमजोर आदमी था पूरे जंगल में। तब जमीन नहीं थी, जंगल ही ज्यादा थे या समंदर था। और उसको महीने में बमुश्किल 3-4 बार खाने को मिलता था, तब भी आदमी जिंदा रहता था। वैसे मनोज जी जैन धर्म के मानने वाले हैं, तो एक लाइन ये भी बता दूं कि जब महावीर ने 12 सालों की तपश्चर्या की तो 12 सालों में उन्होंने 12 दिन पर एक बार भोजन किया। यानी 12 सालों में एक साल
उन्होंने खाना खाया। और इतिहासकार बताते हैं कि उस बीच जो उनका स्वास्थ्य निकल के आया, उस बीच जो उनके अंदर सुंदरता उभर के आई, वैसी सुंदरता राम और कृष्ण के शरीर में भी उभर के नहीं आई कि एक प्रौढ़ शरीर बालक जैसा कोमल हो गया। तो यानी हम जितना खाते हैं उतना हमें खाने की जरूरत नहीं है। तो गेदरर्स हंटर्स पहला युग था जब आदमी जीवों की तरह ही था और सबसे कमजोर जीव था। लेकिन आदमी जो दूसरा कालखंड आया, जब आदमी शक्तिशाली बन गया, वो कैसे बना? एक आविष्कार ने आदमी को बहुत ताकत दे दी। जब आग का आविष्कार हुआ तो जो आदमी छुप के बैठ जाता था, महीने में 2-4 बार बमुश्किल उसको खाना मिल जाता था, तो आग के आविष्कार के बाद वो बड़े बड़े जानवरों को डराने लगा। फिर एक नई सभ्यता का धीरे धीरे जन्म हुआ और उस सभ्यता ने आदमी के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। तो दूसरा जो युग हुआ गेदरर हंटर्स के बाद, कह सकते हैं कि आदमी ने पहली बार छोटे छोटे समूहों में रहना शुरू किया। फिर भी आदमी को खाने पीने की बहुत चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, लेकिन कच्चे चीज़ों की जगह वो थोड़ा सा आग में भून के खाने लगा। तो छोटे से समूहों का जन्म हुआ। ये दूसरा कालखंड हुआ। और पहले कालखंड से दूसरे कालखंड के बीच पहुंचने में करीब करीब 50,000 साल लगे। उसके बाद आग का आविष्कार हुआ। फिर तीसरा युग आया जब गांवों का जन्म हुआ, जब आदमी गांव में रहने लगा और कच्चे पक्के कपड़े थोड़े बहुत पहनने लगा और एक नई सभ्यता का, सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। तीसरा युग आया जब आदमी अपने हाथों से कुदाल, फावड़ा, खुरपी, जो बेसिक चीजें हम जानते हैं, पानी रखने के लिए मिट्टी के बर्तन, ये सब बनाने लगा। तो जिसको कहते हैं कि माइक्रो लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो चौथा युग हुआ। पांचवा युग हुआ जब राजशाही आई और कुछ लोगों के हाथों में पूरी ताकत और सत्ता आई और बाकी लोग, एक राजा होता था, बाकी प्रजा होती थी, और वो प्रजा का रूप विकसित राजशाही की तरह नहीं था, वो थोड़ा अलग था। फिर उसी में चीज़ें और इवॉल्व हुई। तो ये मैं मानता हूँ कि लगभग छठा युग हो गया। सातवां युग हुआ जब हम बुद्ध महावीर के काल के बाद आ जाते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक से हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ठीक से हुआ और बहुत सारी चीज़ें आदमी के पहुंच के अंदर आ गई और बहुत बेहतर सभ्यता का जन्म हो गया। पूरा जो औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत में आए तो पूरा बहुत ठीक से हो गया। उसके बाद ये काल 200-300 साल चला। उसके बाद मैं मानता हूं कि सातवां युग आया जब कंप्यूटर आए 60s में। हमारे यहाँ तो राजीव गांधी जी 82 या 75 में कंप्यूटर भारत में देखने जैसी चीज़ें थी जो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन अमेरिका में 60s में कंप्यूटर टेबलों पे लग गए थे। और सूचना क्रांति के बाद जो आठवां काल मैं मानता हूं वो है स्टार्टअप का। यानी दुनिया इतना विकसित हो गई, इतने रिसोर्सेज आ गए कि बुद्धिमान व्यक्ति 4 चीज़ों को जोड़ के एक नई चीज़ बना सकता है। और स्टार्टअप के युग के बाद जो मैं कह सकता हूं कि 9वां कालखंड आ गया है, वह है एआई का। एआई ने आदमी के जीवन को बहुत तेजी से बदल दिया और मैं मानता हूं कि अगर एआई के इंटीग्रेशन के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ लोग बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। जैसे हैव और हैव नॉट के बीच का जो गैप है कि कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये जमाना जो मैं कह सकता हूं कि पूरे 3 लाख साल को मैंने 9 हिस्सों में बांट दिया, तो ये जो 9वां हिस्सा है वो एआई का है। तो जो लोग एआई इंटीग्रेशन पर चलेंगे वो बहुत आगे जाएंगे। अभी एआई के ऊपर गूगल ने और मेटा ने एक बहुत बड़ा केस डाला अमेरिका में। गूगल का और मेटा का ये कहना है कि भाई चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और जो ग्रोक, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारा डेटा अब्स्ट्रैक्ट वहीं से करते हैं और जो जेनजी है, जो नई जनरेशन है, उसको एक जगह मिल गई है, उसको 10 जगह नहीं जाना पड़ता। तो अब धीरे धीरे गूगल का रेवेन्यू गिर रहा है, मेटा का गिर रहा है
और जो यूट्यूब है उसका गिर रहा है। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम ही से तुम पैसा कमा रहे हो और हमको 1 रुपया भी शेयर नहीं करते। तो अमेरिका में एक लॉ है कि स्टार्टअप जो है उसको कुछ समय तक की छूट मिलती है। तो ये बात तो गूगल वालों को भी पता थी कि स्टार्टअप है, नया नया शुरू हुआ है, लेकिन शुरुआत के 6 महीने के अंदर ही चैट जीपीटी का मार्केट कैप $500 बिलियन को क्रॉस कर गया। तो गूगल ने मुकदमे में ये प्ली डाली कि भाई स्टार्टअप कोई इतना जल्दी बड़ा हो जाए, जो हमसे भी बड़ा हो जाए, तो स्टार्टअप की परिभाषा बदली जानी चाहिए। तो खैर, लेकिन इसके कुछ जो सुविधाएं होती हैं, कुछ उसकी सुविधाओं के कुछ खतरनाक आयाम भी होते हैं। अभी एआई पर कुछ और मुकदमे हो गए। अब एआई लोगों को से आप बात करिए एआई के साथ तो वो पूरा बात करता है, एक एक चीज़ आपका जवाब देगा। आप उसको गाली दे देंगे तो वो आपसे वो भी इंटरेक्ट करेगा। आप उसको धिक्कार देंगे तो उस पर भी माफ़ी मांग के आपसे फिर आगे का ऑप्शन पूछेगा। मैंने तो बहुत खेला एक दिन एआई के साथ पूरे दिन बैठ के। तो कुछ लोगों ने एआई से लोगों ने सलाह लेना शुरू कर दिया, मेडिकल कंसल्टेशन, और वहाँ पे कुछ लोगों ने आत्महत्याएं कर ली अमेरिका में। जब आत्महत्याएं कर ली तो फिर मुकदमे हुए। तो कुछ लोगों ने लिखा कि एआई का बबल भी आने वाले दिनों में फटेगा। मैं ऐसा नहीं मानता, करेक्शन आता है। एआई के आगे की भी कोई चीज़ आएगी। अब वो क्या आएगी, वो क्वांटम एआई तो है ही, लेकिन उसके आगे की भी चीज़ क्या आएगी, मैं आपको जो मैं पढ़ पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ कि इस सभा में जैसे मान लीजिए इतने लोग बैठे हैं, मैं मान सकता हूँ कि कोई भी प्रोटोटाइप रोबोट नहीं बैठा इस सभा में। आगे आने वाले टाइम में सभा को भरने के लिए प्रोटोटाइप रोबोट होंगे, और जिसके ठेकेदार भी होंगे, जिसके इवेंट ऑर्गेनाइजर होंगे, कि आपको 5000 आदमी सभा में दिखाने हैं, एकदम डिट्टो जैसे आप बैठे हुए वैसे ही लगेंगे। उनको छू के भी आप जल्दी नहीं पता कर पाएंगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी अब आ गई है। और अगर आपको 5000 आदमी अपनी सभा में दिखाना है तो तालियां बजवानी है, अच्छे से अच्छा रिएक्शन भी देंगे, अच्छे से अच्छा मोटिवेशन भी देंगे, लेकिन वो आदमी नहीं होंगे, वो मशीनें होंगी आपकी सभा में। अगर आपको भीड़ दिखानी है तो हाल पूरा भरा दिखेगा, अच्छे टाई कोट में अच्छे से बने सजे बढ़िया लोग दिखेंगे। लेकिन फिर भी मेरे से एक जगह पढ़ाने गया था तो एक लड़के ने सवाल पूछा कि फिर आदमी की क्या ज़रूरत रह जाएगी। तो मेरा भी मन किया कि कुछ बड़ा गंभीर सा जवाब दूं इसका, लेकिन मैंने उसका जवाब फिर अपनी ही बात याद आई कि इसका जवाब सरल सा देना चाहिए। मैंने कहा कि एआई, रोबोट या जितनी चीज़ें हैं, हो सकता है कि हमसे ज़्यादा तेज़ी से वो चिट्ठी टाइप कर दे रहा है, चैट जीपीटी दे रहा है, लेकिन मेरे ऑफिस में चूँकि मैं न्यूज़ चैनल चलाता हूँ तो मैंने अक्सर देखा कि लोग इसका सहारा लेने लगे हैं, लेकिन प्रूफ की इतनी गलतियाँ, शब्दों के चयन की इतनी गलतियाँ, ट्रांसलेशन की इतनी गलतियाँ, वो करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अगर उसमें अल्टीमेटली वो है तो बाई प्रोडक्ट बनाया हमारे आप जैसे ही किसी आदमी ने। जिसने बनाया थोड़ा ज़्यादा जुनूनी रहा, थोड़ा ज़्यादा समर्पित रहा अपने काम के प्रति, तो एक नई चीज़ बना दी, लेकिन बनाया किसी आदमी नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि मशीन कभी आदमी का विकल्प नहीं हो सकती। मशीन बेहतर सुविधा दे सकती है। अगर हम बड़े कारखानों में, मैं गया था म्यांमार 2015 जून में, तो एक कारखाना विजिट करने के लिए मैं गया, कोई ले गए मुझे, तो वहाँ शर्ट बनती थी। तो मैंने देखा कि भाई कपड़ा कैसे मशीन में डाला जाता है और कैसे कट टू द फिनिश शर्ट फोल्ड होके बाहर निकलती है। तो अगर हम हाथ से कितना भी अच्छा कैंची चलाएं, हम वैसा नहीं काट सकते जैसा मशीन काट देती है, कट टू द फिनिश। तो ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कोई भी बाई प्रोडक्ट, कोई भी, मोनालिसा को लियोनार्डो द विंसी ने बनाया, मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो द विंसी से बड़ी नहीं हो सकती, चाहे वो जितनी सुंदर हो, चाहे वो जितने $1 बिलियन में बिक जाए। क्यों?
क्योंकि लियोनार्डो दा विंसी के हाथ में ऐसी तमाम मोनालिसा बनाने की कला है, तमाम मोनालिसा वो उतार सकता है। गायतोंडे की पेंटिंग बहुत महंगी बिकी, 61 करोड़ रुपए में। हमारे ही दोस्त हैं, उन्होंने ऑक्शन किया बॉम्बे में। तो गायतोंडे अब नहीं है, लेकिन गायतोंडे की पेंटिंग गायतोंडे से बड़ी नहीं हो सकती। अगर जो एआई बनाने वाली मतलब जो इंजीनियर्स हैं, एआई का कोई भी मॉड्यूल हो वो इंजीनियर से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंजीनियर के हाथ में वो सिफा है, वो सफाई है कि एआई के एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा मॉड्यूल वो बना सकता है। लेकिन एआई आदमी नहीं बना सकता। मैं कहता हूं कि वैज्ञानिकों की सत्ता उस दिन जीत जाएगी जिस दिन वैज्ञानिक कोई ऐसी मशीन बना ले कि हम दाल चावल खाते हैं, वो अस्थि मज्जा खून में परिवर्तित हो जाता है। अगर ऐसी कोई मशीन कोई बना पाया तो उस दिन मैं ये मान लूंगा कि परमात्मा की सत्ता हार गई, वैज्ञानिकता की सत्ता जीत गई। लेकिन ऐसी मशीन न कभी बनी है न बनेगी। उदाहरण एक और देना चाहूंगा कि माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चा पैदा करने का अवसर क्रिएट करते हैं। आत्मा कहां से प्रवेश करती है आज तक किसी माँ बाप ने नहीं बता पाया। आज तक कोई माँ बाप ये नहीं लिख पाया कि मुझे ये पता है कि आत्मा कब प्रवेश करके शरीर में आ गई, ये किसी को नहीं पता। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं मानता हूं कि दुनिया जितनी भी विकसित हो जाए, परमात्मा ने बनाया या किसी ने इस संसार को बनाया। एक कहानी है, मतलब समझने के लिए, कि परमात्मा ने जब दुनिया बनाई, वो इंसान को बनाया तो डर गया, और डर गया और इसलिए डर गया कि ये मेरी सत्ता किसी दिन छीन लेगा। तो उसने अपने सलाहकारों से सलाह मांगी, तो सलाहकारों ने सलाह दिया, कुछ ने सलाह दिया कि आप तो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, कहीं इतनी दूर चले जाइए कि आदमी पहुंच ही ना पाए। किसी ने कहा चंद्रमा पे जाके छुप जाइए। तो उसमें किसी समझदार सलाहकार ने कहा कि किसी दिन आपने ऐसी बुद्धि दी है इसको, आदमी को, कि चंद्रमा पे भी पहुंच जाएगा। तो किसी ने कहा मंगल पे चले जाए, बोले वो मंगल पे भी पहुंच जाएगा। तो बोला फिर क्या करूं? तो एक सलाहकार ने कहा कि एक ही जगह है जहां आदमी कभी जाता नहीं, उतरता नहीं, देखता नहीं, कभी उसका ख्याल नहीं रहता, आदमी की अंतरात्मा में छुप जाइए। तो परमात्मा ने सवाल किया कि अगर कोई अंतरात्मा के अंदर उतरना शुरू कर दे, तो उसने कहा फिर उसको भगवत्ता दे देना। फिर कोई महावीर हो जाए, कोई बुद्ध हो जाए, कोई कबीर हो जाए, तो उससे मिल जाना, बता देना कि तुम हो। लेकिन अक्सर आदमी वहां की यात्रा नहीं करता। आदमी का चित्त है जो आगे ही देखता है, अंदर देखता ही नहीं। अंदर देखने वाले बहुत बहुत कम होंगे, शायद उंगलियों पे गिना जा सके। और ऐसा ही हुआ, दुनिया में जिनको हम मानते हैं शायद वो उंगलियों पर गिने जाने वाले ही लोग हैं, उनकी संख्या बड़ी कम है। तो जो 3 लाख सालों के सफर में हम आज यहाँ बैठे हैं, प्रेरणा और मनोज जी और चंचल जी के शुभकामना की लॉन्चिंग सेरेमनी पर, तो ये दिन हमें यूं ही देखने को नहीं मिला। इसके पीछे बहुत लंबा सफ़र मनुष्यता ने तय किया है। और आज हम किसी के जीवन में खुशियों के 2 पल ला सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ हमारे बीच आई है, तो मैं तो कहता हूं कि बहुत ही यूजफुल है। मनोज जी ने कहा मेरे साथ भी ये बड़ी मतलब मेरे अंदर कमी है कि मुझे बर्थडे की विशेष, एनिवर्सरी की विशेष तो बहुत सारी मिलती हैं, और उसका कारण भी रहा कि बड़े बड़े संस्थानों में मैं रहा तो हो जाता है, सिस्टम मिलती है मुझे, लेकिन मैं नहीं विश कर पाता। मुझे बहुत सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन बर्थडे के मामले में बड़ा कमज़ोर मेमोरी है मेरी, मैं भूल जाता हूँ। तो मनोज जी, इसका पहला क्या बोलते हैं, यूजर या सब्सक्राइबर मैं बनने के लिए तैयार हो गया और ले लिया इसकी सेवाएं मैंने। मैं अपना पूरा डेटाबेस, कल मंडे का दिन है, मैं आपके यहाँ ज़रूर ट्रांसफ़र करूँगा, ताकि कम से कम मुझे खुशी मिले कि जो लोग मुझे विश करते हैं मैं उनको विश कर पा रहा हूँ। तो जो है हमें खुशियाँ मिलती रहनी चाहिए और खुशियाँ हमें बांटना चाहिए। और उसका ये इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, और ये किनारे रखे हुए फूल, सही में परमात्मा ने सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन फूल का जीवन एक दिन का होता है, लेकिन एक दिन में फूल अपनी पूरी आत्मा से खिलता है।
तो जो ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई फूल की तरह सुंदर रहना चाहते हो या बने रहना चाहते हो तो चुनाव कर लो, फिर जीवन एक ही दिन का हो सकता है। तो खैर, ये एक दिन के फूल लोगों के जीवन में तमाम खुशियाँ बरसाते हैं, उन्हें खुशबू देते हैं, उन्हें अच्छा एहसास दिलाते हैं और गम से और मायूसी से दूर ले जाते हैं। और एक प्लेटफार्म ऐसा बना हम लोगों के बीच, हमारे ही बीच के परिवार ने बनाया है, इसके लिए बहुत बधाइयाँ और बहुत शुभकामना को बहुत सारी शुभकामनाएं कि फले फूले आगे बढ़े। चूँकि भाषण देने का मौका नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि शुभकामना के सम्मान में कुछ कहा जाए, तो जो याद आया, जो कह पाया, कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करिए और सही कहा हो तो ज़रूर याद रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।